वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं क्रीड़ा सदस्य विजय साहू नेतानामा कार्यक्रम में पहुंचे और राजनीति की शुरुआत से लेकर क्रीड़ा सदस्य बनने और आगामी योजनाओं को लेकर लंबी चर्चा की। देखे प्रभात टीवी के चैनल हेड रमेश भगत से खास बातचीत में। प्रभात टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं विजय साहू जी, जो क्रीड़ा सदस्य हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर वह इस नेता गिरी में उनका रुझान कैसे हुआ और यहाँ तक का सफर उन्होंने कैसे पूरा किया। सबसे पहले तो प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे शुरुआत हुई, कैसे नेतागिरी में रुझान हुआ आपका, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को। देखिए, ये तो पारिवारिक संस्कार हैं। मेरे यहाँ अगर मैं मेरे जानने में तो मेरे दादाजी पहले राजनीति में थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। भिलाई स्टील प्लांट में जॉब भी था उनका और खेती भी करते थे। और उनके समय वो भिलाई में जो हमारे यहाँ साहू समाज का जो गठन हुआ था, शुरुआत में जब प्लांट चालू हुआ था, तो उसके संस्थापक सदस्य रहे हैं। दूसरा, उन्हीं के समय जो कल्याण कॉलेज जो चलता है, जो समिति है उसकी, छत्तीसगढ़ कल्याण समिति, उसके भी संस्थापक सदस्य रहे हैं। और दादाजी के बाद फिर पिताजी और बड़े पिताजी जुड़े रहे कांग्रेस से। और पिताजी मेरे यहाँ श्री मोतीलाल वोरा जी के सहयोगी रहे हैं और वो भी छत्तीसगढ़ कल्याण समिति और हमारे समाज से। और जो थिएटर हैं, जो सुब्रत बसु जो थे, अनुराग बसु के पिताजी, उनके साथ बहुत थिएटर किए और बहुत सारे सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों में जुड़े रहे। और उसी समय से हम लोग भी जब बचपने में थे, स्कूल में थे, उस समय से हम लोग का रुझान, जब मोतीलाल वोरा जी उस समय चुनाव लड़ते थे तो हम लोग की टोलियां रहती थी बच्चों की, तो हम लोग को काम दिया जाता था घर घर में जाके, आप लोग को ये बांटना है, वो बांटना है। तो वो सब काम, उस एक्टिविटी को तो हम लोग बालपना से, मैं समझता हूँ 12-13 साल की उम्र से कर रहे हैं। और जैसा मैंने हायर सेकेंडरी पूरा किया, उसके बाद तुरंत NSCI ज्वाइन किया। NSCI में 2-3 साल रहा। उस समय राजेश यादव अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर 1992 में जब वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे दुर्ग जिले के, तो उनकी बॉडी में मैंने ज्वाइन किया था उस समय कोहका सुपेला ब्लॉक में। और फिर उसके बाद मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना यूथ कांग्रेस का। उसके बाद मेन कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी में लगभग 9-10 वर्षों तक मैं प्रभारी महामंत्री और अन्य पदों को संभाला, दाऊ घनाराम जी साहू के समय। और अभी वर्तमान में क्रीड़ा सदस्य हूँ। और अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे युवा मितान क्लब का दुर्ग संभाग का समन्वयक बनाया, जिसमें पूरे 20 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो उसकी भी मजबूती के कार्य में मैं जुटा हुआ। DSP नौकरी करते थे, नौकरी और नेतागिरी में कैसे सामंजस्य बन पाता था? नौकरी के बाद देखिए, काम करना तो बहुत समय मिल जाता था हम लोग को। हम लोग का एक यूथ ब्रिगेड ही था। और शुरू से मैंने बताया ना, आदमी नौकरी करते करते किसी को, जैसे मेरे पिताजी नाटक और थिएटर में काम कर लेते थे, साथ में पॉलिटिक्स भी, तो मेरा भी रुझान था। तो नौकरी के बाद तीनों शिफ्ट ड्यूटियां रहती थी उसके बाद, और बाद में जब जनरल शिफ्ट भी हो गई, तो उसके बाद हम लोग समय निकाल के इन गतिविधियों को लगातार जारी रखते थे। उसमें क्रीड़ा में किस तरह का काम है, जो सदस्य हैं आप कैसे उसको बढ़ा रहे हैं, ऊर्जा विकास निगम को बढ़ाने में किस तरह का काम कर रही है? देखिए, क्रीड़ा का जो है छत्तीसगढ़ का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष दिलचस्पी है। और आज पूरे विश्व की मांग है सौर ऊर्जा, क्योंकि थर्मल ऊर्जा जितनी भी पैदा होते जा रही है, हमारा कोयले की कमी आते जा रही है, हर जगह आ रही है। और कोयला उत्खनन के लिए हम लोग जंगल साफ कर रहे हैं। जीव जंतु पे तकलीफ आ रही है, हमारे आदिवासी भाइयों को तकलीफ आ रही है। तो वातावरण बिगड़ रहा है, असंतुलित हो रहा है। तो उसके लिए तो सौर ऊर्जा बहुत जरूरी है। और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे प्रयास हो रहा है। सौर सुपला योजना के तहत अभी पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा पंप स्थापित किए किसानों को, जो एक बार लगाते हैं उनको 85-90% की सब्सिडी है, एक बहुत बड़ी सब्सिडी है। और उनको फिर जीवन भर वो काम आता है, बिजली बिल नहीं देना पड़ता। और बहुत सारी योजनाएं हमारे शहरी क्षेत्र में इस तरह के लाभ मिल सके, उसको लेकर किस तरह के प्रयास हो? शहरी क्षेत्र में तो अभी खास करके जितने भी सरकारी भवन है, खास करके सरकार के जितने हॉस्पिटल हैं,
उसमें लगाया जा रहा है संयंत्र। अभी अभी नगर निगम भिलाई ने भी आवेदन किया था, तो उनके यहाँ भी आके हमारे इंजीनियरों ने, अब मैं भी एक दो जगह गया था और उनको भी हमारे भिलाई के जितने भी निगम के ऑफिसेस हैं उसके ऊपर हम लोग प्लांट लगा रहे हैं, और ताकि उनको बिजली बिल की बचत हो। और ये तो अब व्यक्तिगत भी रूप से जो आम लोग हैं वो समझना चालू कर दिए सौर ऊर्जा को, उन लोगों का भी इंटरेस्ट आता है। हमारे पास बहुत फोन आते हैं कि हमको अपने घर में लगाना है, ताकि वो अपनी खुद की बिजली पैदा कर क्या सकें। सब्सिडी क्या रहती है, कैसे सुविधाएं ले सकते हैं? देख, इसके अलग अलग ग्रुप की अलग अलग सब्सिडियां हैं। हमारे यहाँ प्रदेश के अलावा रीजनल जोनल ऑफिसेज हैं, और जोनल के बाद जिले में भी जैसे दुर्ग मुख्यालय में भी हमारा ऑफिस है, वहाँ पे हमारे अधिकारी बैठते हैं। तो अलग अलग ग्रुप में जब आपको सब्सिडीज चाहिए रहेगी या किसी को भी चाहिए रहेगी, तो वहाँ पे जाने पे अधिकारी क्रमवार सारी चीजों को बता देते हैं। तो वो प्रक्रिया तो वहाँ पे बीएसपी ने भी एक अच्छी प्रक्रिया चालू की थी, तो उसमें क्या राज्य सरकार इन्वॉल्व है क्या? राज्य सरकार से, क्रेडा से उन्होंने जानकारी मांगी। क्रेडा के अधिकारियों को लाके उन्होंने पूरा विजिट कराया था। क्रेडा के अधिकारियों ने उनको टेक्निकल जो जानकारी है वो पूरी उनको प्रदान की है, ताकि वो शायद सभी घरों में लगाना चाह रहे हैं, प्लानिंग बड़े स्तर पे बिजली पैदा करना चाह रहे हैं। राजीव युवा मतदान में क्या भूमिका है, वो किस तरह की काम करती है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे? राजीव युवा मितान क्लब ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बहुत महती योजना है। हमारे पास बहुत सारे कांग्रेस में संगठन है, कांग्रेस का खुद का संगठन, युवक कांग्रेस, एनएसआई, महिला कांग्रेस, अलग अलग सेल है, सेवा दल है। पर कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि सेवा का जो भाव है कहीं ना कहीं हम लोगों से थोड़ा दूर हुआ है। तो आम लोगों के बीच जाके, कहीं ब्लड की जरूरत है, कहीं पे किसानों को कुछ जरूरत है, कहीं आम लोगों से जुड़ा हुआ जितना सेवा का कार्य है, उस सेवा कार्य को ध्यान में रख के इसका गठन माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। और इससे पूरे प्रदेश में आज की डेट में लगभग 5 लाख युवा जुड़े हुए हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिनों पहले माननीय राहुल गांधी जी आए थे राजीव मितान क्लब के कार्यक्रम को संबोधित करने। उस दिन नए रायपुर में 2.5 लाख से ज्यादा युवा, मैंने अपने पूरे जीवन में युवा उतने युवा पहली बार देखा। मैंने कभी ना कांग्रेस की रैली में ना भाजपा की रैली में उतने युवा कभी नहीं देखा था। तो ये एक चमत्कारिक संगठन बनते जा रहा है, और ये आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे अच्छे कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की भी योजना है, उनको जमीन तक ले जाके फलीभूत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत काम है इस पे। अभी थोड़ा सा राजनीति की ओर चर्चा करते हैं। बीजेपी बड़ा गंभीर आरोप लगाती रहती है कि जो वादे किए थे वो वादे पूरा नहीं किए सरकार ने। तो क्या लगता है कि कितना अपन कमी हो गया, क्योंकि अब सरकार अब जाने का समय हो गया है? अब वो देखिए, उन लोग विपक्ष की राजनीति में, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ सार्वजनिक मंचों पे और मित्रों के साथ भी। तो उनका काम है बोलना, नोक झोंक करना, टोका टाकी करना। पर आज पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आज श्री भूपेश बघेल जी को कहा जाता है। उनके कार्यों, उनका विजन इतना बड़ा है कि जैसे वादे थे उनके, एक तो ऋण माफी की बहुत बड़ी उन्होंने वादा किया था, दूसरा किसानों का जो धान का बोनस देने का। तो आपको मालूम होगा, जिस दिन उन्होंने शपथ लिया था मुख्यमंत्री के रूप में, 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने ऋण माफी किया था 9,200 करोड़ से ऊपर का, और धान का रेट भी 2,500 रुपए किया था। आज धान 2,640 में लास्ट खरीदी हुआ है, अभी जो होगा वो 2,800 में होगा। तो ये वो सरकार नहीं है जो अपने वादों से मुकर जाए। शराबबंदी को लेकर ज्यादा ट्रोलिंग होती है, कांग्रेस की को ट्रोल करते हैं कि शराबबंदी की जो घोषणा किए थे वो नहीं हो रहा है, उसको लेकर के क्या सोच है आपकी? नहीं, शराबबंदी का निश्चित रूप से कांग्रेस ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था और हम सभी कांग्रेसियों का विजन है, शराबबंदी होना चाहिए। पर इसमें जो टेक्निकल दिक्कतें आ रही है उसको समझना और उसके गंभीर परिणामों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो हम लोग 6-7 राज्यों की सीमा से घिरे हुए हैं। ऐसा प्रयास पहले गुजरात में हुआ है, फिर बिहार में हुआ और कुछ प्रदेशों में हुआ है। आप आज गुजरात की स्थिति देखिए, आप सूरत चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, आप जिस होटल में रुकेंगे, जिस घर में रुकेंगे,
घर पहुंच वहां शराब मिल रही है। जब उस समय जब घोषणा पत्र बनाया गया तो ये सोचा नहीं गया था कि इतने सर्किल में बना हुआ है, तो ये सब दिक्कतें आएंगी। उस समय घोषणा पत्र में ये दिमाग में नहीं आया था? नहीं, उस समय देखिए हमारा सामाजिक सुधार का हमारे दिमाग में था कि शराबबंदी, और शराब ही नहीं, जितने नशा के और अन्य साधन भी है वो भी खत्म होनी चाहिए। तो वो आज भी हम जिसको भी कैंडिडेट बनाते हैं, हमारा तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस वहाँ कैसे सेध लगा पाएगी? ऐसा कुछ रणनीति बनी हुई है क्या? बीजेपी का गढ़ तो ऐसा कहा जा रहा है लोगों में, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं माननीय मोतीलाल वोरा जी के समय को जानता हूँ, जब वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, और आज भी मैं जान रहा हूँ वो कांग्रेस का गढ़ है। सही तरीके से वहां पे अगर हमारे सभी साथी एकजुट होकर काम करेंगे तो, और इस बार वो स्थिति है। सभी जितने भी टिकट के दावेदार हैं, सबका यही कहना है कि हम लोग जिसको भी टिकट माननीय भूपेश बघेल जी देंगे, खड़गे जी देंगे, राहुल जी देंगे, उनके लिए सब मिलकर काम करेंगे। तो हम निश्चित तरीके से जो भी प्रत्याशी होगा वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। कांग्रेस का एक आरोप लगता है कि ईडी चुनाव लड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहां पे रहेगी? क्योंकि ईडी चुनाव लड़ रही है तो दिक्कतें तो होंगी कांग्रेस को। तो कैसे रणनीति बना रहे कि ईडी से भी निपटा जाए और फिर से हम दोबारा सत्ता में आए? कुछ ऐसी प्लानिंग बनी है? ईडी से तो निपट ही रहे। जिस दिन से हमारी सरकार बनी उस दिन से माननीय मुख्यमंत्री, सारे विधायक और सारे के सारे कार्यकर्ता निपट रहे। हमारे कार्यकर्ताओं में देखिए बहुत जोश है, अब बहुत ताकत है। ईडी हमारे यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये एक जामबाजी उन्होंने, दिल्ली वालों ने यहाँ पे किया हुआ है, इसका हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता अकेले उसमें सक्षम उनसे निपटने में, हमारे वरिष्ठ नेताओं की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये कांग्रेस का दम है। कितना सीट आ जाएगी इस बार? 75 पार। ये आपने सुना क्रेडा के सदस्य विजय साहू जी, और कैसे बता रहे थे कि इस बार कांग्रेस और मजबूती से चुनाव लड़ेगी और 75 के पार भी आएगी। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।